नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आर्थिक तबाही के लिए इस्तीफा मांग लिया है कांग्रेस पार्टी ने। देश के वित्त मंत्री का कहा है कि या तो वित्त मंत्री इस्तीफा दें वरना पीएम उन्हें बर्खास्त करें। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रजातंत्र और संसद का गला घोटना चाहती है मोदी सरकार। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मानसून सत्र के लिए कांग्रेस ने बनाई रणनीति, इकोनॉमी, चीन समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी राज में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। आर्थिक तबाही के लिए इस्तीफा दे वित्त मंत्री या पीएम उन्हें बर्खास्त करें। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने गुरुवार को सरकार पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर और बेरोजगारी में गिरावट पर आर्थिक आपातकाल की ओर धकेलने का आरोप लगाया और कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस आर्थिक तबाही के लिए खुद को इस्तीफा दे देना चाहिए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा कि मौजूदा स्थिति में सरकार के भीतर प्रमुख राजनीतिक और वित्तीय सर्जरी की आवश्यकता है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार सुरजेवाला ने राज्यों को जीडीपी, बेरोजगारी और जीएसटी बकाया के आंकड़ों का हवाला देते हुए संवाददाताओं से कहा, आज पूरे देश में आर्थिक तबाही का गहरा अंधेरा है। आजीविका, रोटी, रोजगार खत्म हो गए हैं और व्यापार, व्यवसाय और उद्योग एक ठहराव में आ गए हैं। अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है और जीडीपी मेज पर है। देश को आर्थिक आपातकाल की ओर धकेला जा रहा है। वित्त मंत्री के ईश्वर के कार्य के बयान का उल्लेख करते हुए उन्होंने दावा किया, मोदी सरकार जिसने 6 साल के लिए धोखाधड़ी के अधिनियम के साथ अर्थव्यवस्था को डुबा दिया है, अब एक्ट ऑफ गॉड यानी भगवान के साथ काम करना चाहती है। उसका पीछा छुड़ाओ। सच तो यह है कि जो लोग ईश्वर के साथ विश्वासघात भी कर रहे हैं, जो इंसान और अर्थव्यवस्था को छोड़ देंगे। उनके अनुसार 73 वर्षों में पहली बार जीडीपी दर घटकर पहली तिमाही में घटकर 24% रह गई, जिसका अर्थ है कि देशवासियों की औसत आय में तेजी से गिरावट आएगी। अगर पूरे साल में जीडीपी में 11% की गिरावट दर्ज की जाती है तो आम लोगों की आय में वृद्धि के बजाय वार्षिक आय 14,900 रुपए कम हो जाएगी। लोगों का भरोसा सरकार से पूरी तरह से हट गया है। उन्होंने आरोप लगाया, छोटे, लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों से पूछे तो वे बताएंगे कि वित्त मंत्री के मामले में बैंक ना तो ऋण देते हैं और ना ही कोई वजन। मोदी सरकार का 20 लाख करोड़ का जमुला आर्थिक पैकेज भी डूबती अर्थव्यवस्था, आर्थिक तबाही और गिरती जीडीपी पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हुआ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, प्रजातंत्र और संसद का गला घोटना चाहती है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच आगामी 14 सितंबर से संसद का मानसून सत्र शुरू होना है, लेकिन इस सत्र में प्रश्नकाल को शामिल नहीं किए जाने को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। विपक्ष का कहना है कि सरकार सवालों से बचने के लिए महामारी का बहाना बना रही है। वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि जवाबदेही से बचने के लिए षड्यंत्र के तहत प्रश्नकाल को हटाया गया है। मोदी सरकार प्रजातंत्र और संसद का गला घोटना चाहती है। दरअसल अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता की। इस दौरान संसद के मानसून सत्र में प्रश्नकाल के नहीं होने पर कांग्रेस के स्टैंड को लेकर एक सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में सुरजेवाला ने कहा कि सुरक्षा के नाम पर सरकार जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने में लगी है। लोकतंत्र को दबाने के लिए सरकार महामारी का बहाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संसद में प्रश्नकाल को समाप्त करके सरकार प्रासंगिक सवालों से जवाब देने से डर रही है। मोदी सरकार चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ, खस्ता हाल, भारतीय अर्थव्यवस्था, गिरती जीडीपी और बेरोजगारी के मुद्दे पर जवाब नहीं देना चाहती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि तारांकित सवाल इसलिए पूछे जाते हैं ताकि संसद के पटल पर उस सवाल के जवाब में सप्लीमेंट्री सवाल पूछकर सरकार की नीतियों और फैसलों के प्रति सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। हालांकि मोदी सरकार प्रजातंत्र और संसद का गला घोटना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने पूरी संसदीय प्रणाली पर षड्यंत्रकारी हमला बोल रखा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार संसद को पंगु बना रहे हैं। ऐसे में प्रश्नकाल को खारिज करना सरकार की तानाशाही और कुत्सित षड्यंत्र का ज्वलंत सबूत है। सुरजेवाला ने सवाल किया कि क्या कारण है कि जब संसद की बैठक हो सकती है तो मंत्री अपने स्थान पर खड़े होकर विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे सकते। क्या इसका कोई लॉजिक हो सकता है? क्या सवाल पूछना संसद का समय नष्ट करना है? क्या सरकार संसद पर तालाबंदी करना चाहती है? क्या सरकार 130 करोड़ लोगों के प्रतिनिधियों की आवाज को दबा देना चाहती है? सच्चाई यही है कि सरकार ना तो सवाल पूछने देती है और ना ही जवाब देना चाहती है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मानसून सत्र के लिए कांग्रेस ने बनाई रणनीति, इकोनॉमी, चीन समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की संसद से जुड़ी रणनीति तय करने संबंधी समिति की गुरुवार को बैठक हुई, जिसमें आगामी मानसून सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों और सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों को साथ लेने की रणनीति पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में यह सहमति बनी कि जीडीपी विकास दर में करीब 24% की गिरावट, सीमा पर चीन के साथ गतिरोध, कोरोना संकट और प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं, बेरोजगारी, नई शिक्षा नीति और कुछ अन्य मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। इस 10 सदस्यीय समिति के एक सदस्य ने पीटीआई भाषा को बताया, हो सकता है कि कोरोना संकट के कारण सरकार या लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई जाए और ऐसे में विधायी कामकाज को लेकर बहुत ज्यादा स्पष्टता नहीं आएगी। इसके मद्देनजर भी आज की बैठक में चर्चा की गई। उन्होंने कहा, बैठक में यह चर्चा की गई कि सरकार की ओर से जारी अध्यादेशों और कुछ अन्य संभावित विधेयकों को लेकर हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। यह सहमति बनी कि विभिन्न मुद्दों पर ज्यादा से ज्यादा विपक्षी दलों को साथ लिया जाए ताकि सरकार पर ज्यादा दबाव बन सके। कांग्रेस नेता का कहना था कि इस समिति में यह भी तय हुआ कि आगामी सत्र में प्रश्नकाल के निलंबन का मुद्दा उठाया जाएगा। आने वाले दिनों में इस समिति की फिर बैठक हो सकती है। गौरतलब है कि संसद के आगामी मानसून सत्र में न तो प्रश्नकाल होगा और न ही गैर सरकारी विधेयक लाए जा सकेंगे। कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में पैदा हुई असाधारण परिस्थितियों के बीच होने जा रहे इस सत्र में शून्यकाल को भी सीमित कर दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक दोनों सदनों की कार्यवाही अलग अलग पालियों में सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और 3 बजे से 7 बजे तक चलेगी। शनिवार तथा रविवार को भी संसद की कार्यवाही जारी रहेगी। संसद सत्र की शुरुआत 14 सितंबर को होगी और इसका समापन 1 अक्टूबर को प्रस्तावित है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। अखिलेश, जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। बेखौफ अपराधी खूनी तांडव कर रहे हैं। कोरोना महामारी के संक्रमण में कई हजार जानें जा चुकी हैं। शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं बर्बादी के कगार पर है। भाजपा की डबल इंजन की सरकारों को जनता की तकलीफों और रसातल में जा रही अर्थव्यवस्था की कोई चिंता नहीं। उनका काम और ध्येय सिर्फ चुनाव जीतना और सत्ता में ये किन प्रकारेण कब्जा बनाए रखना है। अखिलेश ने आईपीएन को दिए अपने बयान में कहा कि मुख्यमंत्री चाहे जितने ऑर्डर जारी करें, उन्हें उनके प्रवचन से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता है। उन्होंने कभी ठोको नीति का उपदेश दिया था। परिणाम स्वरूप कई जगहों पर पुलिस या अपराधियों ने भाजपा नेताओं को भी ठोक पीट कर हिसाब पूरा कर दिया। अभी बांदा में भाजपा नेता पर धारदार हथियार से हमला हुआ। कुछ दिन पहले फैजाबाद में भाजपा नेता को गोली मारी गई थी। अन्य जनपदों में रोज की हत्या, लूट, अपहरण एवं बलात्कार की घटनाएं घटती रहती हैं। सरकार बेफिक्र है। अखिलेश ने कहा कि प्रदेश में नौजवानों की जिंदगी से भाजपा खेलने में जरा भी संकोच नहीं कर रही है। क्लैट परीक्षाएं स्थगित हो गईं, पर लाखों युवा जेईई नीट परीक्षा में बैठने को मजबूर किए गए। लॉकडाउन में लाखों की नौकरियां छूट गई। आज भी वे मारे मारे घूम रहे हैं। करोड़ों नौकरियां देने का वादा करने वाले 1000 नौकरी भी नहीं बांट पा रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को समाजवादी सरकार ने जितना सुदृढ़ किया था, भाजपा सरकार ने उतना ही उसे अपंग बनाया है। स्वास्थ्य सेवाओं की गड़बड़ी का परिणाम जनता भुगत रही है। कोरोना संक्रमितों के इलाज में लापरवाही की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। लोगों में दहशत है। भाजपा के मंत्री, विधायक, सांसद भी इससे नहीं बच सके। सपा प्रमुख अखिलेश ने कहा कि भाजपा राज्य में हर तरफ अव्यवस्था और अराजकता व्याप्त है। पुलिस अपराधियों को पकड़ने से ज्यादा चुस्ती छात्रों पर बेरहमी से लाठियों का इस्तेमाल करती है। प्रशासन असहमति के स्वर को कुचलने की नई नई साजिशें करता रहता है। झूठे मुकदमों और फर्जी एनकाउंटरों की बाढ़ ने उत्तर प्रदेश का नाम देश दुनिया में बदनाम करके रख दिया है। हर कोई इस व्यवस्था से त्रस्त है। अब वह इससे जल्द छुटकारा पाना चाहेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार के नोटिस को संजय सिंह ने फाड़ा, कहा धमकियों से नहीं डरने वाला। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यूपी सरकार की लाल फीताशाही पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य सरकार मुझे 27 अगस्त को नोटिस जारी कर 27 को ही सुबह 10 बजे हाजिर होने के लिए कहती है, लेकिन मुझे ये 3 सितंबर को दिल्ली में मिलती है। उन्होंने पत्रकार वार्ता में इस नोटिस को फाड़ते हुए कहा कि मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि त्वरित संचार मीडिया के इस युग में ये नोटिस 31 अगस्त को लखनऊ से डाक द्वारा दिल्ली भेजी गई। दिल्ली के पते पर यह आज पहुंची। ये एफआईआर की कॉपी है जो ऑफिस के मकान मालिक द्वारा दिलवाई गई है। इसमें मेरा नाम भी नहीं है, एक नाम और अज्ञात के खिलाफ दर्ज है, लेकिन ये मुझे भेजी गई। इसमें लिखा है कि 27 अगस्त को आपको थाने में हाजिर होना है। यदि आप नोटिस की शर्तों का पालन करने में असमर्थ रहेंगे तो आपको कानूनन गिरफ्तार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह धमकी पत्र एक राज्यसभा सांसद को भेजा गया है। इस तरह की धमकियां
बेअसर हैं। राज्य सरकार मुझे डराने की कोशिश ना करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता प्रियंका कक्कड़, सह प्रभारी नदीम अशरफ, सह प्रभारी ब्रिज कुमारी मौजूद थीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्साह में कांग्रेस, सर्वे रिपोर्ट से कांग्रेसियों में खुशी का माहौल। जी हां दोस्तों, प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आंतरिक सर्वे रिपोर्ट में कांग्रेस खुश नजर आ रही है। सर्वे में कांग्रेस ने खुद को सर्वाधिक सीटों पर विजयी बताया है। मालवा निमाड़ के इस सर्वे में कांग्रेस 4 सीटों पर सीधी सीधी जीत बता रही है, तो 2 सीटें मुकाबले की बताई जा रही है। वहीं एक सीट पर खुद कांग्रेस अपने आप को कमजोर बताते हुए वहां भाजपा की जीत आसान बता रही है। पिछले सप्ताह पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सभी 27 विधानसभाओं के प्रभारियों सहित कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक ली थी। बैठक में कमलनाथ ने वह सर्वे रिपोर्ट भी साझा की जो पिछले दिनों करवाए गए थे। इन्हीं सर्वे के आधार पर कांग्रेस टिकट बांटेगी और इसी पर रणनीति बनाकर चुनाव लड़ेगी। सभी 25 सीटों पर पहले सर्वे करवा लिया गया था और निमाड़ की 2 सीटें जिनमें मादांता और नेपानगर की सीट पर भी सर्वे हो गया है। सूत्रों के अनुसार सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद कांग्रेसी खुश हैं और उनको उम्मीद बंधी है कि प्रदेश में फिर से कांग्रेस के विधायक बड़ी संख्या में चुनकर आएंगे और वे सरकार बनाएंगे। हालांकि अभी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, लेकिन जल्द ही पहली सूची श्राद्ध पक्ष में ही जारी हो जाएगी, क्योंकि सितंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आचार संहिता लगने के बाद चुनाव की तारीख की घोषणा हो जाएगी। कुछ कांग्रेस नेताओं से बातचीत के आधार पर जो सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है उसमें भाजपा 1, कांग्रेस 4 और 2 सीटों पर कड़े के मुकाबले की उम्मीद जताई गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का मोदी सरकार पर वार, कहा 73 साल में पहली बार अर्थव्यवस्था और आम आदमी दोनों की कमर तोड़ी। जी हां दोस्तों, देश के आर्थिक हालातों को लेकर कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। उसने कहा है कि आज देश में चारों ओर आर्थिक तबाही का घनघोर अंधेरा है। रोजी रोटी, रोजगार खत्म हो गए हैं और धंधे, व्यवसाय व उद्योग ठप पड़े हैं। अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है और जीडीपी पाताल में है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा 73 साल में पहली बार अर्थव्यवस्था और आम आदमी दोनों की कमर तोड़ी है। आर्थिक तबाही व वित्तीय आपातकाल में धकेल रहे हैं देश। धड़ाम गिरी जीडीपी इसका सबूत है। नोटबंदी, जीएसटी देशबंदी मास्टर स्ट्रोक नहीं, असल में है डिजास्टर स्ट्रोक है। उन्होंने कहा साल 2020-21 की पहली तिमाही की जीडीपी में कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में -50.3% की गिरावट, ट्रेड होटल ट्रांसपोर्ट में -47%, मैन्युफैक्चरिंग में -39.3% व सर्विस क्षेत्र में -26% की गिरावट का मतलब है कि करोड़ों रोजगार चले गए और भविष्य में रिकवरी की उम्मीद नहीं है। 2020-21 में प्रांतों को जीएसटी कलेक्शन में 3 लाख करोड़ का नुकसान होने वाला है। फिर प्रांत अपना खर्च कैसे चलाएंगे जब केंद्र सरकार जीएसटी में उनका हिस्सा देने से इनकार कर रही है? यह आर्थिक अराजकता है। सुरजेवाला ने कहा एनसीआरबी के मुताबिक साल 2019 में 42,480 विकराल आर्थिक संकट की घड़ी में देश की तरक्की मोरों को दान चुका। फोटो अपॉर्चुनिटी बनाने वाले आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री व चापलूस दरबारी कदापि नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि देश को इस अंधेरी गुफा से निकाल नए रास्ते पर ले जाया जाए। आर्थिक तबाही, बर्बादी व वित्तीय आपातकाल से उबरने का यही एक सूत्र है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हेट स्पीच को लेकर उठे विवाद के बीच फेसबुक ने बीजेपी विधायक को किया बैन। जी हां दोस्तों, हेट स्पीच मामले में बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आरोपों में फेसबुक ने बीजेपी विधायक पर कार्रवाई की है। फेसबुक ने तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को बैन कर दिया है। नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने वाली सामग्री को लेकर फेसबुक की नीति का उल्लंघन करने पर बीजेपी नेता को बैन किया गया है। फेसबुक के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नोटबंदी पर वार करते राहुल गांधी ने वीडियो किया जारी। बोले मोदी जी का भारत मजदूर किसान छोटा व्यापारी मुक्त भारत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले पर अपना एक नया वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने 2016 में उठाए गए इस कदम को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के इस फैसले के चलते जीडीपी में गिरावट तो आई ही है, इसने देश की असंगठित अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया है। उन्होंने गुरुवार को शेयर किए गए अपने ट्वीट में लिखा है मोदी जी का कैश मुक्त भारत दरअसल मजदूर किसान छोटा व्यापारी मुक्त भारत है, जो पासा 8 नवंबर 2016 को फेंका गया था। उसका एक भयानक नतीजा 31 अगस्त 2020 को सामने आया। जीडीपी में गिरावट के अलावा नोटबंदी ने देश की असंगठित अर्थव्यवस्था को कैसे तोड़ा, ये जानने के लिए मेरा वीडियो देखिए। उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण था। नोटबंदी हिंदुस्तान के असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण
आक्रमण था। आपने अपना पैसा, अपनी आमदनी बैंक के अंदर डाली। पहला सवाल, काला धन मिटा? नहीं। दूसरा सवाल, हिंदुस्तान के गरीब जनता को नोटबंदी से क्या फायदा मिला? जवाब, कुछ नहीं। तो फायदा किसको मिला? फायदा हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को मिला। कैसे? राहुल ने कहा, आपका जो पैसा था आपके जेब में से, आपके घरों में से निकालकर उसका प्रयोग सरकार ने इन लोगों को कर्जा माफ करने के लिए किया, मगर वह सिर्फ एक लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य भी था छुपा हुआ, जमीन साफ करने का। जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, असंगठित अर्थव्यवस्था का सेक्टर है, वो कैश पर चलता है। छोटा दुकानदार हो, किसान हो, मजदूर हो, वो कैश से काम करता है। नोटबंदी का दूसरा लक्ष्य, जो जमीन साफ करने का लक्ष्य, असंगठित अर्थव्यवस्था के सिस्टम से नगद कैश को निकालने का। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि वह कैशलेस इंडिया चाहते हैं, कैशलेस हिंदुस्तान चाहते हैं। अगर कैशलेस हिंदुस्तान होगा तो असंगठित अर्थव्यवस्था तो खत्म हो जाएगी। राहुल ने कहा कि इस आक्रमण को पहचानकर पूरे देश को इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा, नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण था। नोटबंदी हिंदुस्तान की असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था और हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और पूरे देश को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जेईई एग्जाम नहीं दे पाए बंगाल के 75% छात्र, केंद्र पर बरसी ममता। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जेईई नीट परीक्षा के लिए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राज्य के 75% उम्मीदवार मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में भाग लेने में सक्षम नहीं है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि मंगलवार को आयोजित जेईई परीक्षा में पश्चिम बंगाल के केवल 25% छात्र ही भाग ले सकते हैं और इसके लिए केंद्र सरकार का अहंकार जिम्मेदार है। सीएम ममता ने कहा कि छात्र बहुत मुश्किल में हैं, उनमें से कई जेईई की परीक्षा नहीं दे पाए हैं। इसलिए हमने केंद्र से शीर्ष अदालत में अपील करने या मामले की फिर से समीक्षा करने का अनुरोध किया है ताकि छात्र इनकार ना करें। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने छात्रों के लिए सभी व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन मंगलवार को केवल 1167 बच्चों ने परीक्षा दी, जबकि कुल 4652 छात्रों को इस परीक्षा में शामिल होना था। ममता बनर्जी ने कहा, इसका मतलब है कि पश्चिम बंगाल में केवल 25% छात्र ही परीक्षा दे सकते हैं, जबकि 75% परीक्षा नहीं दे सकते हैं। हमने व्यवस्था की थी। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा, अगर परीक्षा कुछ और दिनों के लिए स्थगित कर दी जाती तो क्या गलत होता? क्यों यह इतना अहंकार है? आप इतने जिद्दी क्यों हैं? आपने किसे दिया छात्रों के भविष्य को नष्ट करने का अधिकार? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में रोजगार पर तेजस्वी ने उठाए सवाल, पूछा सीएम नीतीश बेरोजगारी पर बात करने से डरते क्यों हैं? जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सीएम नीतीश को घेरने के लिए विपक्ष मुद्दों की तलाश में जुट गया है। कुछ मुद्दे उनके हाथ भी लगे हैं। इसी में एक बेरोजगारी और युवाओं से जुड़ा मुद्दा भी है। एक और नेता प्रतिपक्ष इस पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी भी बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दे पर आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। ताज़ा मामले में कोरोना और बाढ़ मुद्दे पर हमेशा नीतीश कुमार पर हमलावर रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दे पर नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए सवाल उठाए हैं। इस मामले में तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए सवाल पूछा है। तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए पूछा कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बेरोजगारी पर बात करने से डरते क्यों हैं? क्या बिहार को बेरोजगारी का मुख्य केंद्र बनाने के बाद उन्हें शर्म आती है? क्या नौकरियों में धांधली और बिहार के उद्योग धंधे बंद करवाने के बाद भी वह युवाओं को भ्रमित कर और अधिक ठगना चाहते हैं? इससे पहले भी तेजस्वी ने बेरोजगारी मुद्दे पर नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि बेरोजगारी इस देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन यह सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। करोड़ों युवाओं को नौकरी देने का वादा था, यहाँ तो नौकरियां छीनी जा रही हैं। बिहार में सबसे अधिक बेरोजगारी है। डबल इंजन सरकार ने बिहार को बेरोजगारी का केंद्र बना दिया। बेरोजगारी के खिलाफ अभियान चलाएगी युवा कांग्रेस। उधर राजधानी पटना के सदाकत आश्रम में बुधवार को प्रदेश युवा कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल की अध्यक्षता में बिहार बेरोजगार युवाओं की पंचायत का आयोजन कर कांग्रेस ने चुनाव में बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े मामले में नीतीश सरकार को घेरने का ऐलान कर दिया। सदाकत आश्रम में बुधवार को आयोजित पंचायत में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने कहा है कि कांग्रेस बेरोजगारों, युवाओं, किसानों, शोषितों की लड़ाई लड़ती रही है। पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी इनकी समस्याओं को प्रमुखता से स्थान देगी। वहीं गुंजन पटेल ने कहा कि बिहार में बेरोजगारी दर करीब 47% है। कहा कि करीब 5 लाख पद खाली पड़े हैं, हर सरकारी बहाली अटकी हुई है। आरोप लगाया कि सरकार ने बिहारी युवाओं के हाशिए पर धकेलने का काम किया है। अब समय आ गया है कि सभी युवा साथी एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ें।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चारा घोटाले के मुख्य शिकायतकर्ता सरयू राय करेंगे लालू यादव के लिए प्रचार, खुद किया ट्वीट। जी हां दोस्तों, बिहार में इस साल होने वाले संभावित विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत अब झारखंड में भी देखने को मिल रही है। झारखंड के जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने ट्वीट कर कहा कि बिहार चुनाव में भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा होगा। उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार मुद्दा बनेगा तो लालू सरकार के भ्रष्टाचार और रघुवर सरकार के भ्रष्टाचार का आमना सामना होगा। लालू सरकार में पशुपालन व सड़क विभाग में घोटाला हुआ, लालू इलियास सजा पाए। रघुवर सरकार में उनकी सभी विभागों में घोटाले हुए, भाजपा आए सजा दिलाने, सबूत दूंगा। साथ ही सरयू राय ने कहा, बिहार विधानसभा चुनाव में सार्थक भूमिका निभाऊंगा। जिसने मेरा समर्थन किया है मैं उसका उधार चुकाऊंगा। बीजेपी परिवार के कार्यकर्ताओं का समर्थन मिला, कार्यकर्ता नुमा बीजेपी उम्मीदवार बुलाएगा तो उसके पक्ष में जाऊंगा। लालू यादव, नीतीश कुमार, पप्पू यादव, नरेंद्र सिंह, अखलाक साहिब कहीं बोलेंगे तो जरूर जाऊंगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।